बढ़िया, ठीक है। आज सही क्लास लगी है। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि हाँ सुबह सुबह क्लास होती ना तो एकदम फ्रेश होते हैं। बस कभी ये है बशर्ते घर पे लड़ाई ना हो। हाँ बस। तो आज मिसेज भी सुबह जगी नहीं तो मैं एकदम बस आराम से मेरा खड़ा हुआ हूँ, घूम फिर के मेरी एक्सरसाइज करके एकदम आराम से आया हूँ। तो हाँ हैं, नहीं सुबह सुबह खड़ी होती डिमांड हो जाती है ना, ये फलाना ढिमका टिमका, ये बात है। तो आज सब कुछ ठीक है और तुम लोग भी एकदम मुस्कुराते से लग रहे हो कि हाँ गुरुजी ठीक है। अभी फोन पे सबसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, ठीक है ठीक है, इतनी बातें हुई है ना। लड़ाइयाँ तो दिन में होंगी। हाँ चलो जी, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश ना। और सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले भौतिक प्रदेश क्या थे, उच्चावच पढ़े होंगे। उसके बाद में इन उच्चावचों का निर्माण कैसे हुआ ये पढ़े होंगे। अब आए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर। ऐसी प्रक्रियाएं हुई और इन प्रक्रियाओं से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हो गया था और उन्हीं भू आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान की बात करें, हाँ जी, अब ये तो अपना राजस्थान है और राजस्थान के साथ यहीं से पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो ये है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण की बात करें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया और कितने भागों में किया, कब किया, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि किसने किया। तिथियां हैं तो कोई इश्यू नहीं है। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया और कितने भागों में किया। तो सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था ये किया था वीसी मिश्रा ने। किसने किया भाई? वीसी मिश्रा ने किया और इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। प्रश्न यहां से बनेगा या तो किसने किया या प्रश्न बनेगा कि कौन सा भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा के द्वारा वर्गीकृत है या नहीं है। तो 7 भागों में बांटा था भाई इन्होंने और वो 7 भाग कौन से उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने इस उत्तरी भाग के सापेक्ष कहा कि ये जो प्रदेश है ये आपका सिंचित प्रदेश है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को तो इसने कहा था सिंचित प्रदेश। उसके बाद में थोड़ा बहुत ईसा चूरू और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो प्रदेश था इसे कहा था कि ये जो प्रदेश है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसको कहा शुष्क मरुस्थल। उसके बाद यहीं से झुंझुनू, सीकर, अजमेर, पाली, इधर जालोर, सिरोही, इधर से ऐसे होता हुआ ये जो पार्ट है इसे इसने कहा अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको कह दिया अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में ये सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और थोड़ा बहुत भाग हम कह सकते हैं डूंगरपुर का, इस प्रदेश को कहा था अरावली प्रदेश। इसमें यह याद रखना कि अरावली प्रदेश में सिर्फ 3 जिले बताए थे, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। उसके बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4। एक यहां से उसने कहा, वीसी मिश्रा जी ने कहा कि भाई ये जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है। तो यहां पर इस क्षेत्र को कहा था चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये हो जाता है आपका चंबल बीहड़ प्रदेश या क्षेत्र। और उसके बाद में यहां से इस प्रकार से ये जो अपना प्रदेश आता है ये, इसको तो कहा कि पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और ये जो बच गया लास्ट इसे कहा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। बस खत्म कहानी। तो पहली बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया भाई? वीसी मिश्रा ने। और कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। एरिया थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, जैसे जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ते जाओगे एंड होंगे तब तक ये प्रदेश का एरिया याद हो जाएगा। अभी रटने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा चंबल बीहड़ प्रदेश कौन सा है, शुष्क प्रदेश कौन सा है, अर्ध शुष्क कौन सा है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है। यहां पे तो सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट याद रखनी है कि इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। एक तो कहा सिंचित प्रदेश, और यह हमें पक्का पता है कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, या राजस्थान में सबसे अधिक सिंचित वाला या सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर।
तो सिंचित प्रदेश में तो आ जाता है गंगानगर और हनुमानगढ़। शुष्क प्रदेश वो क्षेत्र है जहां पे वर्षा सबसे कम है, तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, कुछ भाग बाड़मेर, जोधपुर और थोड़ा बहुत हिस्सा चूरू का, ये था शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में आपका जो शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली, ये जो क्षेत्र है इसे कहा अर्ध शुष्क मरुस्थल। राजसमंद, सिरोही और उदयपुर इसे कहा अरावली प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इसे कहा गया था चंबल बीहड़ क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान की बात करें जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र आता है इसे कहा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और दक्षिण और पूर्व वाले भाग को क्या कहा, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो 7 भागों में बांटा। एक तो ये, उसके बाद में नंबर 2 पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है रामलोचन महोदय। एक वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है आपका, रामलोचन महोदय द्वारा वर्गीकरण, रामलोचन महोदय द्वारा वर्गीकरण की भाई इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, ये तो सिर्फ पढ़ने हैं, सिर्फ समझने हैं। रामलोचन महोदय की बात करें, सबसे पहले इन्होंने राजस्थान को 2 बड़े प्रदेशों में बांटा, राजस्थान को 2 प्रदेशों में बांटा। एक तो कहा राजस्थान और एक कहा राजस्थान पठार, एक तो कहा राजस्थान और एक कहा राजस्थान पठार। रामलोचन महोदय ने कहा जब हम राजस्थान को देखते हैं तो हमें धरातल पर सामान्यतः 2 प्रकार की भू आकृतियां दिखाई देती हैं, या तो यहां पर पहाड़ी और पठार या मैदान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं पे दलदल है नहीं है, कहीं पर कोई घाटी वाटी है, भ्रंश वगैरह नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं अपने यहां से। तो कहा राजस्थान को हम या तो राजस्थान अर्थात मैदानी भाग और पर्वतीय और पठारी भाग 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा, राजस्थान का वर्गीकरण किया कितने भागों में, 4 भागों में। एक तो कहा कि यदि राजस्थान को और डिटेल में पढ़ें तो आपको दिखाई देगा मरुस्थल, एक आपको दिखाई देगा बांगड़ क्षेत्र, एक आ जाएगा आपका बागड़ प्रदेश या बांगड़ प्रदेश, वांगड़ नहीं बांगड़। एक कहा आपको यहां पे दिखाई देगी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, और एक आपको यहां दिखाई देगा चंबल बेसिन। ये 4 पार्ट आपको दिखाई देते हैं, इनको समझो। इनके बारे में क्या कहा, पहले तो कहा रामलोचन महोदय ने कि राजस्थान को 2 रूपों में बांट सकते हैं, ये 2 तो समझ में आ गए। फिर कहा यदि और डिटेल से देखें तो भाई या तो हमें पश्चिमी भाग में दिखाई देता है मरुस्थल, या इस पश्चिमी भाग के अलावा बीच में हमें दिखाई देती है अरावली। इस मरुस्थल और अरावली के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको कहा था बागड़ प्रदेश, कि भाई ये बांगड़ प्रदेश जो है ना ये दिखाई देता है। और ये जो प्रदेश है आपका ये पूर्वी भाग, और ये यहां पर नदी कौन सी बहती है, चंबल नदी। अब समझना चंबल नदी क्या कहती है, कहां से आती है, देखना चंबल नदी है, और चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान को बोलेंगे चंबल बेसिन। इस चंबल नदी के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण इस एरिया में भी होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है। तो कहा कि चंबल बेसिन, चंबल के द्वारा निर्मित मैदान का कुछ हिस्सा अपने राजस्थान के अंदर भी है। तो यह दिखाई दिया, इसने 4 भागों में बांटा। फिर कहा और डिटेल से पढ़ोगे तो ये जो 4 भाग हैं इसको हम मोटे तौर पर 12 उपभागों में और बांट सकते हैं। तो इन्होंने 4 भागों को 12 उपभागों में बांट दिया। कहा कि मरुस्थल जो है ना, ये मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, तो इसके 3 उपभाग बना दिए। एक तो कहा जैसलमेर, एक बाड़मेर और एक बीकानेर। कहा कि मरुस्थल जो है ये इसके 3 उपभाग बना सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और तीनों मरुस्थलों की अलग अलग विशेषता है, तीनों की अलग अलग विशेषता है। बाड़मेर में जीरा हो जाता है,
जोधपुर वाले मरुस्थल में नहीं होता और बीकानेर वाले में चने हो जाते हैं, इन दोनों में नहीं होता। है तो मरुस्थल, लेकिन तीनों की परिस्थितियां अलग हैं, तीनों में मिट्टी की बनावट अलग है। बीकानेर का कोई होगा तो पता होगा, चने होते हैं क्या चने? लेकिन जोधपुर वाले में और बाड़मेर वाले में नहीं होते। लेकिन बाड़मेर में जीरा होता है, बीकानेर में नहीं होता। अर्थात इन क्षेत्रों की बात करें, इन तीनों मरुस्थलों के धरातल की बनावट, मिट्टी और जलवायु तीनों डिफरेंट हैं, तीनों की तीनों अलग हैं। तो इसलिए मरुस्थल को 3 उपभागों में बांटा। फिर कहा बांगड़ प्रदेश, कहा कि भाई इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसको किस किस भागों में बांटा? एक तो कहा घग्गर बेसिन की, भाई इसमें हम लोग घग्गर बेसिन को शामिल करेंगे। घग्गर बेसिन का मतलब है घग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र। नदी कहां बहती है ये नहीं मैटर करता, नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र का प्रभाव कहां कहां पर है। तो कहा गंगानगर और हनुमानगढ़। एक इसी में कहा गया शेखावाटी बेसिन या काटली बेसिन। शेखावाटी बेसिन कह दो या काटली बेसिन की सीकर, चूरू, झुंझुनू, दोनों नदियों का क्षेत्र है, लेकिन दोनों नदियों के मैदानी भाग में भी अंतर है। यहां पे किन्नू हो जाते हैं, इधर नहीं होते, ये है ना, इधर नहीं होते। मतलब दोनों की जलवायु में अंतर है, मिट्टी की बनावट में अंतर है, मिट्टी में अंतर है। एक कहा नंबर 3 नागौरी क्षेत्र, कि ये क्षेत्र तो अपने आप में ही अलग है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, होता कुछ ही नहीं है, बस मसाला होता है। मसाले की पता नहीं मसाला ऐसा क्या खास है कि यहाँ के मेथी, जीरा ना, जो हल्दी, मतलब जो मसाला है उसकी खुशबू अलग होती है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। अब क्यों हुआ राम जाने। और एक कहा गया लूणी बेसिन। तो इस बांगड़ प्रदेश के अंदर 4 भाग बांट दिए, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौरी क्षेत्र जिसमें नागौर और हिस्सा जोधपुर का, और लूणी बेसिन में जोधपुर, पाली, जालोर का हिस्सा आता है। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, और इस अरावली पर्वतमाला का इन्होंने 3 उपभाग किए कि एक तो आती है उत्तरी अरावली, एक आ जाएगी मध्य अरावली, और एक होगी अपनी दक्षिणी अरावली। और उसके बाद में आती है अपना चंबल बेसिन। इस चंबल बेसिन के भी इन्होंने 2 भाग किए। एक तो कहा मध्य चंबल बेसिन, मध्य, और एक कौन सा आता है निम्न या दक्षिणी चंबल बेसिन, ये कहा गया यहां पर। तो रामलोचन महोदय ने राजस्थान को 2 प्रदेश, 4 भाग और 12 उपभागों में बांटा। तो एक बार यहां तक लिखें, उसके बाद जिस पार्ट को हमें पढ़ना है उसके ऊपर आएंगे। ये तो सिर्फ याद रखना है कि पहला ये कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया। कितने भागों में? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। एक सिंचित प्रदेश, दूसरा शुष्क, क्या हुआ भाई, उधर टीवी बंद हो गई। हाँ जी, एक तो कौन सा शुष्क सिंचित प्रदेश, दूसरा पार्ट शुष्क जलवायु, तीसरा अर्ध शुष्क जलवायु, चौथा अरावली, पांचवा चंबल बीहड़, छठा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, और 7वां दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और रामलोचन महोदय की बात करें तो 2 प्रदेश राजस्थान और राजस्थान पठार, 4 भाग मरुस्थल, अरावली, बांगड़ और चंबल बेसिन, और 12 उप विभाजन किए थे रामलोचन ने। तो भाई आ जाओ यहां पर, चित्र बनाओगे, मुझे बोलना पड़ेगा, बोलने पड़ेगा, बोलूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्षेत्र जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, ये क्षेत्र अपने आप याद हो जाएगा। लिखो, लिखोगे भाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण डैश क्या हो जाएगा भाई? वीसी मिश्रा।
वीसी मिश्रा। नहीं भाई, पूरा नाम से कोई मतलब नहीं है, ना हमने पढ़ा और ना बताने की इतनी आवश्यकता पड़ती है। वीसी मिश्रा। और अब वीसी मिश्रा को अंडरलाइन करके लिखना, 7 भागों में वर्गीकरण। सात भागों में वर्गीकरण। नंबर 1, बेटा लास्ट में लूंगा, जितने भी कमेंट्स है बाद में, जो क्वेश्चन हो मुझे बाद में पूछना। आज 2-4 घंटे की क्लास है, लास्ट में बता दूंगा 5 मिनट। नंबर 1, सिंचित प्रदेश। नंबर 1, सिंचित प्रदेश। सिंचित प्रदेश। नंबर 2, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक चीज तो देखो, ऐसी कंफ्यूजन यदि पैदा होती है तो गलती होती है कि भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसके आधार पर हुआ। भौतिक प्रदेशों का विभाजन उस क्षेत्र की धरातलीय बनावट और वहां की जलवायु, इनके आधार पर किया गया। उसने किसके आधार पर किया? सबने एक ही आधार पर किया है। सबने एक ही आधार पर किया। मैं कहूंगा कि भाई भौतिक प्रदेश तो वहां की धरातल की बनावट कैसी है, बारिश कैसी होती है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी, बस ये फैक्टर होते हैं बेटा। किसके आधार पर? कुछ भी नहीं यहां पर। मतलब ऐसा नहीं कह सकते वीसी मिश्रा ने इस बिंदु का आधार बनाया, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो मुझे भी लाके दे देना कि वीसी मिश्रा ने आधार ये बिंदु। गाइड में क्या होगा, किसी टीचर ने क्या पढ़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑथेंटिक सोर्स में कहीं लग देना वीसी मिश्रा। भौतिक प्रदेश का मतलब है किसी क्षेत्र की धरातलीय बनावट और वहां पे थोड़े बहुत प्राकृतिक कारक आ जाते हैं, उनके आधार पे वर्गीकरण। बस सबके यही वर्ग आधार है। जलवायु में आधार सामान्यतः सबके हैं, किसी ने एक फैक्टर को ज्यादा पकड़ लिया तो किसी ने एक को कम पकड़ लिया। ये सब गड़बड़ कहां से की है? गाइडों ने गड़बड़ कर रखी है। और पेपर दिए होंगे, कभी क्वेश्चन पूछा कि वीसी मिश्रा की बात करें, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पे किया। पहली बात तो यही नहीं पूछा गया कि पहली किसने किया। सीधा प्रश्न कहां से आता है? एचएम सक्सेना की पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र कितना है, वो यहां पर आता है, क्योंकि उनको पता है कि मामला गड़बड़ है। यहां से मामला गड़बड़ है बहुत सारा भाई, इसलिए वो नहीं पूछते। कभी किसी को लगा है कि गुरुजी पूछा है वीसी मिश्रा का तो मुझे भी लाके दिखाना वो पर्सन, तो टीचरों ने अपने डी के चक्कर में सब मामला खराब कर दिया। आप तो सीधा सा क्वेश्चन क्यों पूछेगा तो भाई कितने भागों में बांटा, किसने बांटा पहली बार, और नाम क्या है, बस इतना सा ध्यान में रखना। इतना सा ध्यान में रखना, अपना काम बनता है। लिखोगे जी, कितने हो गए? 2। नंबर 3, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। नंबर 3 है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। मैं तो अभी भी कहता हूं रटना भी नहीं है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अर्ध शुष्क भी याद हो जाएगा, शुष्क, अरावली सब याद हो जाएंगे आपके। रटना नहीं है, बस नाम देख लेना। नंबर 4, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश यहां जरूर लिख लो, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। इस अरावली प्रदेश में कौन कौन से जिले बताए इसने? राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। तो यहां से हम लोग भटक जाते हैं कि पूरी अरावली तो नहीं है। राजसमंद, सिरोही और उदयपुर हो गए भाई 4। नंबर 5, चंबल बीहड़ क्षेत्र। चंबल बीहड़ क्षेत्र, तो जैसे चंबल नदी को पढ़ोगे बीहड़ वाला भाग आ जाएगा, आपने यहां पे याद हो जाएगा। क्यों जबरदस्ती का वजन लेके घूमते हो? सीधा लिखो चंबल बीहड़ प्रदेश। नंबर 6, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और नंबर 7, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। नंबर 7 है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। हो गया जी। नेक्स्ट लिखोगे
रामलोचन महोदय द्वारा वर्गीकरण, और ऐसा सा डायग्राम बना लो बेटा एक, बस। रामलोचन महोदय द्वारा वर्गीकरण, रामलोचन महोदय द्वारा वर्गीकरण। अरे दाढ़ी में सफेद बाल आ गए थे तो बच्चे कहते थे गुरुजी आपकी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए। मैंने सफेद नहीं भाई, ये चांदी वाले बाल हैं। तो अब कटा दिया तो एक भाई कह रहा है, जगदीश कह रहा है कि गुरुजी चांदी वाले बाल कहाँ गए। बेटा शनिवार को पापा जी आए थे, पापा जी के सामने किसी की नहीं चलती, बाप बाप ही होता है। उसने कहा अच्छा अच्छा, रे अभी तो मैं जिंदा हूं, ये क्या है। जैसे अपने घर में सामान्यतः जैसे नाम के आगे चौधरी लगाते हैं, तो हमारे साइड में जैसे हम नाम के आगे चौधरी लगाते हैं ना, पापा कहेगा तू कब से चौधरी हो गया रे, अभी तो मैं जिंदा हूं। इसलिए हम लोग जैसे नाम के सामान्यतः आगे नाम के आगे चौधरी नहीं लिखते हैं। तो अब पापा जी आए थे शनिवार को, उसने कहा अच्छा तू कब से बड़ा हो गया भाई। ठीक है, बाप तो बाप ही है। और सरकारी मास्टर थे तो तुम समझ ही सकते हो, मतलब मेरी जिंदगी कैसी रही होगी। पिताजी सरकारी मास्टर और भाई फौजी, अब समझ सकते हो ना कैसी जिंदगी रही होगी मेरी। एक को डिसिप्लिन से प्यार था तो एक को पढ़ाई से। क्या हूं मैं, समझा नहीं बेटा मैं। इस उम्र में ये जिंदगी अच्छी है। एक स्टेज के बाद आदमी को अपनी अपनी जगह पकड़नी पड़ती है बेटा। हमें तुम्हारे दिन याद आ रहे हैं, तो मैं देखता हूं तो बहुत सारे दिन याद आते हैं, मजाक नहीं, मतलब दिन तो याद आते हैं कि याद है काश हम भी ऐसे बैठते। हमें भी किसी ने नहीं बताया, नहीं ऐसा। राजस्थान के एग्जाम के बारे में तो किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया, लेट समझ में आई तब तक सब कुछ बिगड़ गया था। नहीं बेटा, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, ये ध्यान रखना चाहिए, वो 10,000 की हो। बस ये मान लो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही है। और अब तो पुरानी पेंशन सेवारो स्कीम और आ गई। एक इस पेंशन स्कीम ने भी बर्बाद कर दिया हमें। ये 2006 में लागू, 6 में आई थी, कहा था 4 के बाद को नहीं देंगे। 6 में आई थी, उस दौर से मैं तो 7 में थर्ड ग्रेड का था ना, मास्टर था। तो उसके बाद ऐसा नहीं यार पेंशन वेंशन तो है नहीं, इतने तो कहीं जोड़ लेंगे यार, ना सर भाई इतने तो कहीं जोड़ लेंगे। और वो जोड़ भी लिए, लेकिन अब ये पेंशन नहीं जुड़ रही। बेटा मास्टर देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होती है। आप लोग जिस सोसाइटी से, जिस परिवारों से संबंध रखते हैं ना, वहां पर इज्जत ज्यादा है उनकी। हो गया भाई। अभी ज्वाइनिंग दे रहे हैं ना थर्ड ग्रेड वालों को। अब जब वो, हाँ नहीं, अब वो भी फेसबुक पे डालते हैं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, अध्यापकों के, माता पिता की कृपा से पहला दिन जो है। अरे तुम मत डालो रे, तुम्हारे चक्कर में कईयों के घर में लड़ाइयाँ होती होंगी। हाँ मतलब मन में फील तो होता ही है। और पीटीआई का रिजल्ट आया था, पटवारी वाला, उस दिन एक लड़के ने रात को 2:30 बजे फ़ोन किया कि सर मैं
पटरियों पे बैठा हूं, मरूंगा, बावड़ा क्या? हाँ मतलब कुछ भी तो, अब उसकी यार किसी ने तो कहा ही होगा, तो कईयों के तो फील तो होता ही है। आपकी खुशी के चक्कर में कईयों के घर में खाने पचाना मुश्किल हो जाता है। एक दो दिन तो होता ही है, बाकी तो नहीं होता है। हमें भी होता है। गवर्नमेंट जॉब लगना किस्मत की बात है ना, ये गलत कह दिया। हाँ, ये गलत कह दिया। किस्मत की बात नहीं है कब लगना है। हाँ, किस्मत की तो कोई बात ही नहीं है थर्ड नौकरी गवर्नमेंट लगना। अब तो सब जोगाड़ की बात है। कहाँ बावड़ी तो कहाँ रह गई। पर आ जाओ, बढ़े आगे। हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट यहां से आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगली चीज आती है कि अब हम बात करेंगे एच.एम. सक्सेना महोदय, हरि मोहन सक्सेना, पूरे नाम से कोई मतलब नहीं है। एच.एम. सक्सेना महोदय का वर्गीकरण। अब आता अपना एच.एम. सक्सेना महोदय का वर्गीकरण, और इसी को हमें पढ़ना है। इसी को तो पढ़ना है भाई, और इसी में से आपके क्वेश्चन आने, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके भौतिक प्रदेशों से आते हैं। तो एच.एम. सक्सेना महोदय ने क्या कहा कि हम जब राजस्थान को देखते हैं ना, तो इस राजस्थान में हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं। एक तो कहा कि जब हम राजस्थान को देखते हैं तो इस राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर हमें मरुस्थल दिखाई देता है, और उसको नाम दे दिया इसने पश्चिमी मरुस्थल। फिर कहा जब हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वतमाला दिखाई देती है, और इसको नाम दे दिया अरावली पर्वतमाला, कि भाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे नदियों के द्वारा मैदानी भाग का निर्माण हुआ। जैसे यहां पर हम बात करें, माही नदी के द्वारा 56 के मैदान का निर्माण हुआ था, या इधर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहां पर बनास नदी के द्वारा, इधर हम बात करें ये जो क्षेत्र है ये चंबल नदी के द्वारा, इधर जो क्षेत्र है ये आ जाएंगे आपके बाणगंगा नदी के द्वारा। तो कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी पाट हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा आता है पूर्वी राजस्थान का। ज्यादा हिस्सा कौन सा है? पूर्वी का। लेकिन कहा कि दक्षिण के अंदर भी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। तो ये जो अपना प्रदेश है पूर्व का और दक्षिण पूर्व की बात करें, इन दोनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने एक नाम दे दिया, और ये नाम दे दिया पूर्वी मैदान। ये एक नाम दे दिया, और क्या? पूर्वी मैदान। और इस पूर्वी मैदान में पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी राजस्थान को भी शामिल किया जाता है। और एक कहा कि ये जो अपना क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये है पठारी भाग, और इसको नाम दिया दक्षिणी पूर्वी पठार। तो रामलोचन महोदय ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। एक तो पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी भाग में पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, इन दोनों हिस्सों को शामिल किया गया, और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते चले जाएंगे कि गुरुजी राजस्थान में 4 प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी? इस पूरे प्रदेश में एक प्रकार की तो भू आकृति बन सकती थी। इसका मतलब इन भू प्रदेशों का या इन भौतिक भागों के निर्माण में अलग अलग कारक प्रभावी रहे होंगे। यदि एक ही घटना से बनते तो सभी प्रकार के क्षेत्र, जो पूरा क्षेत्र है वो सभी एक ही प्रकार के भौतिक प्रदेश होते और एक समय पे निर्माण होता। लेकिन इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण अलग अलग प्रक्रियाओं से और अलग अलग समय पर हुआ। तो अगला प्रश्न बनता है कि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण का क्रम क्या है? तो याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश बना था नंबर 1 पे, वो आता है अरावली पर्वतमाला, और इसका निर्माण जो हुआ था ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आद्य महाकल्प, कि आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। आद्य महाकल्प क्या है? जैसे मानव की आयु की अवस्थाओं को दर्शाया गया है, उसी प्रकार से पृथ्वी की आयु की जो अवस्थाएं हैं उनको तो आद्य महाकल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी महाकल्प ऐसे नाम दिए गए, और उनका उपविभाजन किया गया अलग अलग युगों में।
तो अरावली पर्वतमाला इसका निर्माण आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, सबसे पहले यही बना था। और यदि इसके निर्माण की बात करें तो भाई इसका निर्माण जो हुआ है ये हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। इसका निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ। एक तो ये। नंबर दो पे जिस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ वो आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। इसका जो निर्माण है ये मध्यजीवी युग में, मध्यजीवी चाहे महाकल्प कह दो या मध्यजीवी कल्प कह दो या महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प के क्रीटिशियस युग में हुआ है। क्रीटिशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण भी जो है ये हुआ था भाई ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब देखो ये दोनों बने तो हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया से, लेकिन इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में, तो उस समय वहां की परिस्थितियां अलग थी, तो यहां पर अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। और इसका निर्माण क्रीटिशियस युग में, उस समय परिस्थितियां अलग थी, तो अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। इसीलिए अरावली में और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में चट्टानों में अंतर पाया जाता है। नंबर 3 पे जो आता है, नंबर 3 की बात करें, ये आ जाता है अपना पूर्वी मैदानी भाग और इसका निर्माण नवजीवी महाकल्प में, नवजीवी महाकल्प के युग आता है जिसका नाम है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ। नदियों के निक्षेप से कैसे हुआ उसको भी देखेंगे बेटा। हाँ, इसमें डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं, लेकिन अभी तो सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जब एकोक भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब डिस्ट्रिक्ट भी आएंगे, एरिया भी आएगा, जनसंख्या भी आएगी, सब आएंगे। और उसके बाद नंबर 4 पे आता है पश्चिमी मरुस्थल। इसका निर्माण भी नवजीवी महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ। और इसके निर्माण की बात करें तो कहते हैं कि प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से या जलवायु परिस्थितियों की वजह से इसका निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हम जिस पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं, यहाँ पर किसी जमाने में समुद्र था, उसके बाद में एकदम हरा भरा हरियाली वाला क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे मानवीय कारक पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलती गई और धीरे धीरे ये भाग क्या बन गया था? मरुस्थल। आज से पहले इसको यहां से हम बात करें, जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि यहां पर भाई 400-500 साल की बात करते हैं, कहते हैं कि यहां पर एकदम सदाबहार वन हुआ करते थे, एकदम हरा भरा भाग था। लेकिन तो परिस्थितियां बदल गई तो मरुस्थल बन गया। तो एचएम सक्सेना की बात करें, कितने भागों में बांटा? 4 भाग में। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार आता है। दूसरा यहां से प्रश्न बन सकता है कि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कौन से युग में हुआ? तो इनकी हम बात करें, जैसे इनका निर्माण कब हुआ और किस युग में हुआ? तो सबसे पहले तो कौन सा बना? अरावली पर्वतमाला आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में और ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण हुआ। नंबर 2 पे दक्षिणी पूर्वी पठार मध्यजीवी महाकल्प के क्रीटिशियस युग में और इसका निर्माण भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ। नंबर 3 पे पूर्वी मैदानी भाग नवजीवी महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग के अंदर हुआ और नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और नंबर 4 पश्चिमी मरुस्थल आता है नवजीवी महाकल्प में प्लीस्टोसीन युग में और इसका निर्माण वहां की जो प्राकृतिक और जलवायु की जो परिस्थितियां आती हैं इसमें परिवर्तन की वजह से हुआ। सर युग नहीं समझ आ रहे, क्या है ये युग का मतलब? बेटा समझो, जैसे हम अपनी उम्र 100 साल मान के चलें तो हम कहते हैं ना कि पहले तो जब बच्चा पैदा होता तो कौन सी अवस्था बोलते हैं? शैशव अवस्था। ठीक है, उसके बाद में शैशव अवस्था, एक होती है बाल्य अवस्था, उसके बाद में किशोर अवस्था। 3 ही से समझना, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर, ये तो है कल्प। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो एज है उसको अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया, शैशव,
बाल्य और किशोर, उसी प्रकार से आद्य कल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, ऐसे। और इस शैशव अवस्था में एज भी तो होगी, कितने से कितने? 0 से 9 महीने, 6 महीने। उसके बाद बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 का 6ठी साल, 7वीं साल, 8वीं साल, 9वीं साल, 10वीं, 11वीं, 12वीं, अलग अलग है ना। उसी प्रकार से इस आद्य महाकल्प में भी कितने साल से कितने साल तक का होता, उसमें उसकी एज थी, उसको कह दिया प्री कैम्ब्रियन युग। एक को कह दिया कुछ दूसरे नाम पे, किसी को तीसरे नाम पे, किसी को चौथे नाम पे, ऐसे नाम रख रखे हैं बेटा। ये पृथ्वी की आयु की अवस्थाएं हैं। तो लिखें थोड़ा सा बेटा, मेरा पाठ नहीं है, नहीं मैं यहां लेके जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं मैं बता तो दूंगा कितने युग है क्या है, अपना पाठ नहीं है। राजस्थान के सापेक्ष जितनी भी बातें होंगी बता दूंगा मैं। लिखो भाई, अब लिखोगे एच.एम. सक्सेना महोदय द्वारा वर्गीकरण। एच.एम. सक्सेना महोदय द्वारा वर्गीकरण। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं लिखवा रहा हूं। एच.एम. सक्सेना महोदय द्वारा वर्गीकरण, और डैश लगाए लिखना 4 भाग। कितने भाग है? 4। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थल लिखवा रहा हूं मैं आसानी लिखवाऊंगा, चिंता मत बनाओ, इतना इससे भी आसान भाषा में लिखवाऊंगा। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थल। थर्ड ग्रेड में 70,000 कौन देता है? अगर मुझे थर्ड ग्रेड की 2 नहीं छोड़ी होती तो 70,000 सैलरी मिलती है, 1 केजी दूध डेली पीने को मिलता। बेटा एक तो प्रश्न ये कि राजस्थान में मिड डे मील योजना के तहत अब वीक में 2 दिन ही दूध दिया जाएगा। पहला तो ये डाटा चेंज करो। बन सकता करंट अफेयर्स का मिड डे मील योजना में भाई कितने दिन दूध मिलेगा? 2 दिन, ऐसा कह दिया गया है ना। और मिड डे मील योजना कब से आई है पूछने लगे तो 15 अगस्त 1995 से। और अपने राजस्थान में 1% तो एक बार ऐसा भी बना था कि राजस्थान में सबसे पहले जो मिड डे मील योजना जो थी ना, इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाई गई थी? एक जयपुर में कोई एनजीओ था एक, उसका ज्यादातर हिस्सा जो ना सीतापुरा की तरफ, मानस जगतपुरा में एक एनजीओ था पहले, उसकी नोडल एजेंसी वो थी। अब तो किसको बना दिया? शिक्षा विभाग ना, प्राथमिक शिक्षा विभाग खुद तो बनाता है। हाँ, प्राथमिक शिक्षा विभाग खुद भी बनाता है ना। तो 1 दिन दूध मिलेगा, और जितनी सैलरी तुम कह रहा है बेटा 70,000 नहीं मिलती है, बुढ़ापे में लास्ट में आते आते तो हो जाती है। चलो हाँ, लेकिन ये है जितनी मिलती है उसे सुकून बहुत है, सुकून बहुत है। बस ये है कि हाँ ये जरूर है कि जब दूसरों को देखते हैं तो मन में टीस बहुत उठती है, और मेरी कम है। हाँ लेकिन सुकून बहुत है। हमें लगता है कि उनको बहुत सुकून है, उनको लगता है कि हमारी ज्यादा है। कलेश सब में रहता है। मैं तो कहता हूं तुम्हें इंस्पायर करने के लिए कि हाँ गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन दूसरों को देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे यार हड़की ज्यादा है। क्योंकि गांव में जब जाते हैं ना तो सरकारी मास्टर हमारे पास आता है, भाई जी कोई खर्चा पानी, ठीक है तू तो खत्म है, तू तो तेरा तो क्या है। लेकिन सुकून बहुत है, हमारे नजर में बहुत सुकून है। देखो बेटा है ना, भगवान करे लगो सब। पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 2 अक्षय पात्र। बहुत बढ़िया, अक्षय पात्र। इसकी पहले क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान के एग्जाम में कि जो मिड डे मील योजना का नोडल एजेंसी अक्षय पात्र, एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया। इसका जो एनजीओ है ना, इसका ऑफिस जगतपुरा में है, अक्षय पात्र। ऐसे प्रश्नों को याद रखना। अक्षय पात्र नोडल एजेंसी थी मिड डे मील योजना की। लिखो बेटा आगे नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। नंबर 3 पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। नाम याद हो गए? बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट लिखोगे निर्माण के आधार पर। नेक्स्ट लिखोगे निर्माण के आधार पर।
निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों का क्रम। निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेशों का क्रम। नंबर 1 ये कौन सा आ जाएगा भाई? अरावली पर्वतमाला। नंबर 1 अरावली पर्वतमाला। नंबर 1 अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला में लिखोगे निर्माण कब हुआ था इसका? आद्य महाकल्प प्री कैम्ब्रियन युग। आद्य महाकल्प प्री कैम्ब्रियन युग। आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग। और एक लिखना भाई निर्माण कैसे हुआ? निर्माण प्रक्रिया क्या थी? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण। ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण। नंबर 2 दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार डैश। इसका निर्माण कब हुआ? मध्यजीवी महाकल्प क्रीटिशियस युग। मध्यजीवी महाकल्प क्रीटिशियस युग। मध्यजीवी महाकल्प क्रीटिशियस युग। मध्यजीवी महाकल्प क्रीटिशियस युग। क्रीटिशियस युग। और इसका निर्माण कैसे हुआ? इसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गया नंबर 2। नंबर 3 पूर्वी मैदान। नंबर 3 आता है पूर्वी मैदान। निर्माण कब हुआ? नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प प्लीस्टोसीन युग। नवजीवी महाकल्प प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग। और इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा। इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा। नदियों द्वारा। और नंबर 4 पश्चिमी मरुस्थल। नंबर 4 पश्चिमी मरुस्थल। इसका निर्माण नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प प्लीस्टोसीन युग। नवजीवी महाकल्प प्लीस्टोसीन युग। और इसका निर्माण कैसे हुआ? जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण। इसका निर्माण जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण। चलें आगे। अब देखो आगे एक प्रश्न यहां से और बनता है भाई, ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा हैं? जैसे ये तो है अपना भारत, और इस जैसे हम राजस्थान को धरातल की बनावट के आधार पर यदि 4 भागों में बांट सकते हैं तो उसी प्रकार से इस भारत को भी धरातलीय बनावट के आधार पर कई भागों में बांटा गया होगा। कई भागों में बांटा गया होगा भाई। और वो कई भाग कौन से हैं? जैसे हम बात करें, एक तो यहां पर आ जाता है
अपने हिमालय पर्वतमाला, एक तो है हिमालय पर्वतमाला, एक भौतिक प्रदेश तो ये है। एक ऐसा कोई भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। और इस क्षेत्र के अंदर एक पठार फैला हुआ है, इस पठार को कह दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में यहां से देखो, ये जो समुद्री भाग है, इधर इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो ये सागर और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का ये जो भाग है, ये मैदानी भाग है, और इस मैदानी भाग को हम लोग बोलते हैं तटीय मैदान, इसको बोल देते हैं तटीय मैदान। इधर हम बात करें तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान और गुजरात का ये जो क्षेत्र आता है, इसको हम लोग बोल देते हैं थार मरुस्थल, इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। इसके अलावा एक इस प्रायद्वीपीय पठार से इधर नदियां आती हैं और हिमालय से नदियां भी इधर आते हैं, और इनके द्वारा यहां पर मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। या यहाँ पे प्रमुख नदी आती है गंगा और यमुना, तो गंगा और यमुना का मैदान। और एक आ जाते हैं अपने यहाँ पर द्वीप समूह। इस प्रकार से भारत के कुछ भौतिक प्रदेश में वर्गीकरण किया। अब प्रश्न ये है कि राजस्थान की बात करें, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भूभाग का हिस्सा हैं? जैसे सबसे पहले हम चर्चा करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो पश्चिमी मरुस्थल जो है ना, ये किसका हिस्सा दिखाई दे रहा है भाई? यहां से ये भी देख लो कि राजस्थान कहां पर है, तो अपना राजस्थान लगभग यहीं पर तो है, ऐसा ही तो है राजस्थान। अब पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, ये किसका हिस्सा है? थार मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थल तो हिस्सा आता है अपना थार के मरुस्थल का। एक आ जाता है अपने, हम बात करें नंबर 2 पे पश्चिमी मरुस्थल, एक आ जाता है अरावली, नंबर 2 पे है अरावली पर्वतमाला। ये किसका हिस्सा दिखाई दे रहा है भाई? हाँ जी, तो ये किसका हिस्सा है? इसी प्रायद्वीपीय पठार का अंश है, सेम वैसी की वैसी स्ट्रक्चर है, तो ये हिस्सा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 पे यदि हम चर्चा करें पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान किसका हिस्सा दिखाई दे रहा है? मैदान का, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी मैदान या गंगा यमुना का मैदान। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार, ये किसका हिस्सा दिखाई दे रहा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किन भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है, इसकी बात यहां पर की जाती है। तो लिखोगे राजस्थान और भारत, राजस्थान और भारत, राजस्थान और भारत। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल, नंबर 1 राजस्थान की बात करें, पहला है पश्चिमी मरुस्थल डैश, किसका हिस्सा है? थार मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल का हिस्सा है, पश्चिमी मरुस्थल थार मरुस्थल का हिस्सा है। दूसरा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 3 पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ये किसका हिस्सा है? उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार, ये किसका हो जाएगा ऐसा? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। हो गया जी। अब देखो आगे एक भौतिक प्रदेश को अब डिटेल से देखते हैं, थोड़ी देर सुनना, कॉपी ओपी एक बार साइड में रखो। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर चर्चा करेंगे? पश्चिमी मरुस्थल के ऊपर।
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। भाई ये पश्चिमी मरुस्थल क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या क्या विशेषता इसकी पाई जाती हैं। पहली चीज, इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करें कि ये किसका अवशेष है। एक तो ये कहा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थल अवशेष है, और ये अवशेष जो है ये माना जाता है टेथिस सागर का, कि भाई जिस स्थान के ऊपर आज पश्चिमी मरुस्थल है पहले यहाँ पे क्या था, टेथिस सागर है, तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। अब ये टेथिस सागर का अवशेष है, इस बात के प्रमाण क्या है, इस बात के प्रमाण नंबर एक तो यहां पर आती हैं खारे पानी की झीलों का बनना, खारे पानी की झीलों का बनना। कि गुरुजी ऐसा क्यों, कि भाई ऐसा इसलिए कि ये पहले समुद्री भाग का हिस्सा था, और समुद्र के अंदर जो पानी है वो खारा है, अर्थात उसमें लवणता होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, पानी जो है वो पीछे खिसकता चला गया, और ये मिट्टी बाहर आ गई। तो बाहर आई तो उस मिट्टी में वो पानी की लवणता आज भी विद्यमान है, और जब भी पानी बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है, वो लवणता वापस घुल जाती है, और झीलें जो बनती है वो कैसी बनती हैं, खारे पानी की। नंबर 2 यहां से जो प्रमाण आता है वो आता है पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना, पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना। अब देखो, जब शुरुआत में हमने पढ़ा था ना कि टेथिस जो सागर है, उस टेथिस सागर के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से वनस्पति, मिट्टी और जैविक संपदा का जमाव हुआ। और कभी तो पढ़ा होगा कि जैविक संपदा के दबने से और उसके अपघटन होने से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ। इसका मतलब भाई यहाँ पे टेथिस सागर था, उसके अंदर जैविक संपदा का जमाव हुआ, दबाव हुआ, वो जमे और उनका अपघटन हुआ, तो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ। एक प्रमाण हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर कोयले का मिलना, कोयले का मिलना, ये कोयला जो मिला है इसका रीजन भी यही माना जाता है कि यहाँ पे वनस्पति जमा हो गई थी और इसकी वजह से इसका कोयले का निर्माण हुआ। एक प्रमाण हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर अवसादी चट्टानों का मिलना, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों का होना। अवसादी चट्टानों का निर्माण कहाँ होता है, समुद्री भाग में। चट्टानें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, एक आग्नेय, अवसादी और कायनांतरित। जैसे ये कहते हैं कि ये तो अपना धरातल है, ये हो गया अपना समुद्री भाग, चट्टानें कैसी बनी होंगी, इससे पूरी डाटा क्लियर हो जाएगी, तीनों बातें। देखो, सबसे पहले कहा जाता है कि इस स्थलीय भाग पे, ये स्थलीय भाग है, यहां पर किसी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, और ज्वालामुखी के उद्गार होने से लावा बाहर आता है और उसका जमाव जो है वो यहां पर हो गया। बाद में जब यहाँ पे वर्षा होती है तो इस वर्षा के द्वारा इन लावा का या चट्टानों का कटाव होगा, और ये यहाँ से बहती हुई कहाँ चली जाएंगी, समुद्र में, और धीरे धीरे इसका यहाँ पे जमाव होता चला जाएगा। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये आग आई, इससे जो चट्टानें बनी ये तो कौन सी हो गई, आग ने। उसके बाद में वर्षा के वजह से इसका अपरदन हुआ और ये अवसाद के रूप में समुद्र में गई, और जैसे जैसे परत बनती चली गई, नीचे वाली परत पर ताप और दाब बढ़ा और उससे वो चट्टानें बन जाती है, और उनको क्या बोलते हैं, अवसादी। जैसे बाद में किसी भी कारणवश इस आग ने और अवसादी चट्टान के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं कायनांतरित चट्टान। इसका मतलब अवसादी जो चट्टानें हैं ना, याद रखना, वो हमेशा कहाँ बनते हैं, समुद्री भाग में ही बनते हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, अवसादी। तो पक्की बात है कभी तो यहां पर क्या रहा होगा, समुद्र, क्या बोला गया, टेथिस सागर, और इसी समुद्र में वनस्पति का जमाव हुआ था, उससे किसका निर्माण हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ। इसी समुद्र के अंदर जैविक संपदा का निर्माण हुआ, उससे पेट्रोलियम और कोयला ये दोनों बन गए, मतलब वनस्पति से कोयला और जैविक संपदा से पेट्रोलियम पदार्थ। बातें समझ में आ गई। चलो एक चीज और देखो, यहां से एक चीज आती है कि भाई एक प्रमाण और हम कह सकते हैं कि यहां से मिलने वाली समुद्री वनस्पति के अवशेष, समुद्री वनस्पति के अवशेष, और ये समुद्री वनस्पति के अवशेष जो मिले हैं, ये मिले हैं भाई आकल
वुड फॉसिल्स पार्क से। और ये आकल वुड फॉसिल्स पार्क आकल गांव में है। और आकल गांव कहां? जैसलमेर में। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आ, आपके आई हो तो बताना भाई। पश्चिमी राजस्थान पूरे को कहा गया कि यह टेथिस सागर का अवशेष है या परमाण है या उसका हिस्सा था, तो ये समुद्र वनस्पति सिर्फ एक जगह ही क्यों मिली? बाकी पूरे पश्चिमी राजस्थान में कहीं और नहीं मिली, बाकी को काट दिया है। ये प्रश्न बड़ा सोचने वाला कि भाई आकल गांव में समुद्री वनस्पति क्यों मिली भाई, पूरे पश्चिमी राजस्थान में और कहीं भी नहीं है। बेटा मैप की जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कौन सा बनाना है। अभी मैप बनाने की जरूरत नहीं आई, जहां जरूरत होगी बता दूंगा भाई। ऐसा क्यों? अरे बाकी जगह क्यों नहीं मिली? बाकी वालों ने काट दी थी क्या? बोल दिखनी नहीं चाहिए, भूवैज्ञानिक आएंगे ना, वो देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही थी कि बाकी जगह तो नहीं उगी, वो बस वहीं पर उगी। और ये अपने आप में यूनिक है, और यूनिक है इसीलिए इस आकलवुड फॉसिल्स पार्क को भू स्मारक का दर्जा दे रखा है। राजस्थान में कितने भू स्मारक हैं? प्रश्न मत पूछो गुरुजी, कई तो और भी समझदार हैं, ऑनलाइन वाले तो बहुत होशियार बच्चे हैं, पूरा ज्ञान उन्हीं के पास है। कई तो भोले बच्चे हैं, डाउट होती है वो तो ठीक है, कई तो ऐसे ज्ञान देते हैं कि गुरुजी बताओ ही मत बस। हाँ भाई, राजस्थान में अब भू स्मारक कितने हैं? और 2021 में 5-6 एग्जाम में क्वेश्चन आया है भू स्मारकों वाला। 4 हैं ना, 10 पहुंचे नहीं थे वहां तक। 1-2 का नाम बताता हूं बाद में, भौतिक प्रदेश के बाद में। जैसे अपने आप में ये यूनिक है इसलिए इसको क्या कह दिया? भू स्मारक। अपने जोधपुर में एक जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा पे कभी जाओगे ना तो आपको वहां पे चट्टाने जो है ना, देखना भूगोल वालों नजर से कि ऐसे लगेंगे चौकोर चट्टान है और दूसरी चट्टान के साथ चिपकी हुई है। अब वो चिपका किसे रखी है समझ में नहीं आया। मतलब चट्टान है, ऐसा लगता है कि ये पीस है अपने आप में चौकोर, और दूसरी चट्टान के साथ अलग रखा, अलग अलग रखे हुए ऐसे चौकोर हैं वो प्राकृतिक रूप से। वो जो पहाड़ियां ना वहां पर, उनमें देखना, और ऐसा लगता है कि यार इनको कैसे चिपका रखा था, और गौर से देखो ऐसा लगा जिसने किसी ने बीच में बेल्डिंग कर रखी हो। तो ये भी अपने आप में एक भू स्मारक, उसको कहा गया वेल्डेड टफ, वेल्डेड टफ कहा गया। एक और आता है, कोई किसी ने बरसे लेकर के और किशनगढ़ जो आता है उसके बीच में सफर किया है। जैसे हम जोधपुर से जयपुर जाते हैं, अजमेर जाते हैं, बरदर्रा आता है, उस बर से क्रॉस करने के बाद किशनगढ़ तक जाओगे, आपको पहाड़ियां ऐसे ऐसे ही मिलेंगी, ऐसे ही मिलती हैं भाई। हम कहीं पर भी जब पत्थर, आप तो जोधपुर के आसपास के पश्चिमी राजस्थान के ज्यादा बचे हो तो आपको पता होगा, जब भी पत्थर को निकालते ना, पत्थर देखते होंगे इस पत्थर के अंदर लेयर दिखाई देती हैं, और वो लेयर एकदम ऐसी दिखाई देती हैं समतल। लेकिन उस बर से लेकर के जो किशनगढ़ वाला पार्ट है, वहां पर यदि कहीं से भी चौकोर पत्थर निकालोगे ना, उस पत्थर में लेयरें ऐसी नहीं है, ऐसी हैं कि ये निर्माण तो ऐसे ही हुआ था और बाद में किसी ने दबा दिया हो, ऐसा है। तो उसको बोलते हैं बर कांग्लोमरेट। ऐसे 10 भू स्मारक हैं, आगे पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो ये इसको एक भू स्मारक का दर्जा दे रखा है। तो भाई पश्चिमी मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इस बात के प्रमाण नंबर 1 अवसादी चट्टानों का होना, नंबर 2 खारे पानी की झीलों का बनना, नंबर 3 पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना, नंबर 4 कोयला, और नंबर 5 समुद्री वनस्पति के अवशेष कहां से मिले और उसको क्या कर रखा, ये भी 3 चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में नंबर 2 अगली चीज आती कि ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है ये किसका हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थल हिस्सा किसका है, इससे में 2 डाटा पढ़ने हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं कि भाई भारत में किसका हिस्सा है। ये तो है भारत,
और इसके अंदर ये है अपना राजस्थान। और इस भारत के अंदर यहां पर इस प्रकार से एक मरुस्थल फैला हुआ है। इस मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। तो ये पश्चिमी मरुस्थल जो है ना, ये भारत में किसका हिस्सा हो गया? थार मरुस्थल का। और इस थार मरुस्थल की बात करें, इस थार मरुस्थल का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। एक तो है पंजाब में, एक है हरियाणा में, एक है राजस्थान में, और एक आता है गुजरात। और राजस्थान में थार मरुस्थल का लगभग 60 से 62% हिस्सा है। थार मरुस्थल का लगभग 60 से 62% जो हिस्सा है, ये कहां पर है? राजस्थान में। दोनों पर्सन आए हुए हैं। थार मरुस्थल का कितना परसेंट? हाँ बेटा, भोजुंदा स्टिमुलेट पार्क भी है ना, कई हैं बेटा। ये स्टिमुलेट, ये भोजुंदा वाला चित्तौड़गढ़ में, स्टिमुलेट पार्क उदयपुर के अंदर है ना। ये कई हैं, 10 हैं, बता दूंगा, रुको एक बार। तो यहां पर आगे बात समझ में कि भारत में किसका हिस्सा? थार मरुस्थल का। थार मरुस्थल का विस्तार कौन से राज्यों में, और थार मरुस्थल का कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान में है? 60 से 62। और एक ये हिस्सा किसका है, ये पूछा जाता है विश्व के सापेक्ष। विश्व के सापेक्ष की बात करें तो इस प्रकार से अपना एक महाद्वीप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। ये अरब प्रायद्वीप, ये भारत का हिस्सा। इस प्रकार से पूर्वी द्वीप समूह, ये साइबेरिया, रूस, जापान, इधर का क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार से है। और इस क्षेत्र के अंदर, इस अफ्रीका में, यहां पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। इधर आ जाता है अपना अरब का मरुस्थल, अरब मरुस्थल। ये अपना हो गया यहां पर भारत में थार मरुस्थल। और इधर चाइना, और कौन सा जहां पर आजकल विवाद चल रहे हैं? चाइना का। चाइना भी तैयार बैठा किसी को अटैक करने के लिए। वियतनाम, मंगोलिया, मंगोलिया, ताइवान, इधर की हालत खराब है। तो ये चाइना, चीन और मंगोलिया क्षेत्र में कौन सा आता है? गोबी का मरुस्थल। अब वापस से मेन बिंदु पे आओ। पहले 2 ही प्रदेश थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जब वो दोनों पास पास आए तो बीच की मिट्टी क्या हुई थी? बाहर आई थी। और वो बीच की मिट्टी बाहर आई तो इस पूरे क्षेत्र में क्या बन गया था? मरुस्थल। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है, इसको एक ही भाग माना गया, और इसको एक भाग के नाम माना गया, और इसको क्या कहा गया? ग्रेट पोली आर्कटिक। इसको क्या कहा गया? ग्रेट पोली आर्कटिक। तो विश्व के सापेक्ष किसका हिस्सा बोलेंगे? ग्रेट पोली आर्कटिक का। और यदि ये नहीं हो तो दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा का मरुस्थल। और ये कहते हैं कि बाकी जितने भी मरुस्थल हैं वो सब इस सहारा के मरुस्थल का हिस्सा हैं। तो अपना पश्चिमी मरुस्थल भी किसका हिस्सा? सहारा के मरुस्थल का। ठीक है, तो अवशेष और हिस्सा लिखो यहां तक। लिखोगे भाई, हेडिंग लगाओगे पश्चिमी मरुस्थल, मोटे अक्षरों में लिखना पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले अवशेष, अवशेष डैश टेथी सागर। किसका अवशेष है? टेथी सागर। अवशेष डैश टेथी सागर। और टेथी सागर को अंडरलाइन करके लिखना परमाण, कि भाई इसका अवशेष है। तो परमाण क्या है? परमाण, परमाण नंबर 1, अवसादी चट्टानों का होना। अवसादी चट्टानों का होना। ऐसे ही उतार लो, ऐसे कैसे, जैसा लिखा हुआ ना वैसे ही लिखना बेटा। बोल में लिख लोगे? देख के बोलना पड़ेगा, देख के नहीं लिखेगा।
नंबर 2, खारे पानी की झीलों का बनना, दूसरा प्रमाण है खारे पानी की झीलों का बनना। नंबर 3, पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना, पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना। नंबर 4, कोयले का मिलना, कोयले का मिलना। और नंबर 5, समुद्री वनस्पति के अवशेष मिलना, समुद्री वनस्पति के अवशेष मिलना। और इस समुद्री वनस्पति के अवशेष को अंडरलाइन करके लिखना, कहां से मिले हैं? आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल गांव से मिले और जहां से मिले उसको क्या कह दिया गया? वुड फॉसिल्स पार्क। तो नाम हो गया उसका आकल वुड फॉसिल्स पार्क, जैसलमेर। नहीं, बाप बोल्डर अलग चीज है, उसका टेथी सागर से कोई संबंध नहीं है, उसका हिमानी से संबंध है। परमो कार्बोनिफेरस, परमेनियन कह दो या कार्बोनिफेरस, मतलब दोनों के बीच का संबंध है, बाप और बहादुरा। अभी रुको थोड़ा सा, हो गया भाई। और एक ये आकल वुड को लेना, भू स्मारक, एक साथ लिखवा दूंगा, यहां मत लिखो, एक साथ लिखवा दूंगा सब। नेक्स्ट लिखोगे इस्सा के पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा है? इस्सा, हाँ भाई, हिस्सा किसका है? इस्सा। सबसे पहले इसमें ए लगा के लिखना, भारत के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष किसका हिस्सा है? थार मरुस्थल। भारत के सापेक्ष डैश थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल को अंडरलाइन करके लिखना विस्तार। इसका विस्तार कहां पर है? तो विस्तार पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और राजस्थान के साथ लिख देना 60 से 62%, 60-62% के आसपास थार के मरुस्थल का हिस्सा जो है ना वो अपने राजस्थान में है। और इससे में बी लगा के लिखना विश्व के सापेक्ष। इससे में ए तो हो गया भारत के सापेक्ष, और इससे में बी लगा के लिखना है विश्व के सापेक्ष। और विश्व के सापेक्ष दो नाम लिखोगे, एक तो लिखोगे ग्रेट पोली आर्कटिक या सहारा मरुस्थल, ग्रेट पोली आर्कटिक, ग्रेट पोली आर्कटिक या सहारा मरुस्थल, ग्रेट पोली आर्कटिक या सहारा मरुस्थल। हो गया? बढ़े आगे जी। अब इसके साथ और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले तो हम बात करें भाई, इस पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार के जिले कितने हैं? विस्तार के जिले, इसके विस्तार के जिले कितने हैं? 12। 12 कौन कौन से हैं? 12 लिख लेंगे, बाद में बता देता हूं। गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। एक आता है, इसके क्षेत्रफल की बात करें कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो पश्चिमी मरुस्थल के क्षेत्रफल में कई गड़बड़ हैं, सुनते चलना क्या क्या कहानी आती है। इसका क्षेत्रफल
और एक क्षेत्र आता है। क्षेत्र कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्र का? लगभग 61.11%। यही तो है 61.11। इसका मतलब 3,42,239 का लगभग 61.11% हिस्सा क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। तो ये आता है लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। एक तो ये डाटा याद रखना है। गुरुजी हमने तो कहीं जो है ना, कहीं पे 1,75,000 पढ़ा है। वो क्या है? इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इस पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल तो 2,09,000 लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में इसमें से मरुस्थल कितने भाग पर फैला हुआ है? इसमें से मरुस्थल का एरिया कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये अलग डाटा है। पढ़े होंगे ना दो डाटा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मैं 1,75,000 काट दूं, कंफ्यूजन मत पैदा करना। काट दूं? हाँ, फिर क्यों जबरदस्ती अपन लोग इस पे बोझ लें? जिसने पढ़ा उसके लिए बता दिया मैंने कि इसका क्षेत्र कितना है? 2,09,000, लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11%। यहां पे जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा निवास करता है। यदि अब यहां पर हम बात करें वर्षा की, कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो सामान्यतः 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वर्षा की, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कि भाई यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहां पर कह सकते हैं बालू या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बालू या रेतीली मिट्टी की बात करें, ये यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था का मतलब है लोगों के रोजगार का माध्यम क्या है, या रोजगार का या आय का सोर्स क्या है। तो आय का सोर्स आता है पशुपालन, नंबर 1 पे है पशुपालन, और नंबर 2 पे आता है कृषि कार्य। अब इसी को शब्दावली बदल सकती है यहाँ पे शब्दावली कि पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सी है? प्राथमिक। तो ये जो पशुपालन, कृषि वगैरह इस प्रकार के जो कार्य हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया थोड़ा सा समझ लेना कि सामान्यतः प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं, सब चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं। तो प्रकृति ने किसी वस्तु को हमें दिया और हमने बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी माध्यम के उसका उपयोग कर लिया। तो वो सब वस्तुएं क्या हैं? वो सब कार्य क्या हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग करना, यह क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। सोना नहीं है। हाँ जी ना, कईयों को आती है, वो इसलिए आती है कि रात को वीडियो कॉल पे ज्यादा बिजी थे। तो है ना, आज से वीडियो कॉल बंद। ठीक है? अच्छा ये कह रहा है गुरुजी नहीं गुरुजी खाना ही हजम नहीं होगा, है ना। तो आज से व्हाट्सएप और फेसबुक पे होता है कि वीडियो कॉल? अच्छा इंस्टा पे होता है क्या? अच्छा नहीं, अपना कहाँ काम? हाँ अपना कहाँ फेसबुक व्हाट्सएप पे? मैं व्हाट्सएप से चलाता ही नहीं हूँ भाई। आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं जी, कल 10 दिन के बाद इंस्टा चलाया था, ऐसे ही चलाता हूँ कभी कभी। चलो देखो, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग करना, ये तो क्या है? क्या है भाई? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। प्रकृति ने कोई वस्तु दी और उसका मीडिएटर के द्वारा रूप चेंज करके प्रयोग किया, ये क्या है? द्वितीय प्रकार की आर्थिक क्रिया। प्रकृति ने गन्ना दिया, खेत में गया, तोड़ा और खाया, ये तो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया। गन्ना दिया, उसका जूस निकाला किसी दुकान वाले ने और फिर उसके बाद हमने पिया, ये कौन सी है? द्वितीय आर्थिक क्रिया। तीसरे में सेवाएं आती हैं, जैसे आप बैठे और हम खड़े खड़े आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? सेवाएं हैं। चतुर्थ में वैज्ञानिक खोज आ जाती हैं। और पांचवी और है जिसमें जो कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं ना,
वो आ जाते हैं। तो ये कैसी क्रिया है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। भाषा बदल सकती है। तो अर्थव्यवस्था पशुपालन या कृषि का कार्य आधारित या प्राथमिक आर्थिक क्रिया। अब कहेंगे गुरुजी पशुपालन तो हो जाएगा, ठीक है, झाड़ी वाड़ी होती होंगी, लेकिन कृषि कार्यों की बात करें, क्या यहां पर कृषि होती है क्या? और होती है तो कैसी होती है? तो एक तो हम बात करें यहां पर होती है भाई, सामान्यतः कह सकते हैं मिश्रित कृषि की। यहां के लोगों के द्वारा पशुपालन, यहां के लोगों के द्वारा पशुपालन और कृषि कार्य दोनों एक साथ किए जाते हैं। और जहां पे पशुपालन और कृषि एक साथ की जाती है, ऐसी कृषि को बोलते हैं मिश्रित कृषि। एक हम कह सकते हैं कि यहां पर कैसी कृषि होती है भाई? विरल कृषि होती है। विरल कृषि का मतलब है कि जहां पर क्षेत्र तो होता है अधिक, क्षेत्र तो है अधिक, और जनसंख्या भार की बात करें, जनसंख्या भार होता है कम। ऐसी स्थिति के अंदर खेत खाली पड़े रहते हैं। ऐसी खेती जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विरल खेती कहा जाता है। उसके बाद में इसी कृषि की बात करें, सामान्यतः यहां पर हम कहें कि खरीफ की जो खेती है या खरीफ की जो फसल है वो सर्वाधिक यहां पर होती है। इसी कृषि की बात करें, एक और आता है कि यहां पर भूमि की उत्पादन क्षमता को, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु सामान्यतः अपन खेत में मूंग और मोठ की खेती करते हैं। भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मूंग और मोठ बोए जाते हैं। आप पश्चिमी राजस्थान से हो ज्यादातर ऑफलाइन वाले, देखा होगा ना, खेत में बाजरे के साथ मूंग मोठ काचरी वगैरह डाल देते हैं, ग्वार के पेड़। क्यों डाले जाते हैं? इसलिए नहीं कि भाई साथ हो जाएंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि मूंग और जो मोठ है इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु है, और वो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, और नाइट्रोजन भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, और उसी की वजह से फिर थोड़ा बहुत बाजरा वाजरा अपना हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु मूंग और मोठ बोए जाते हैं। इसके अलावा और यदि हम बात करें कि गुरुजी इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है, यहां पर वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कैसी है भाई? मरूदभिद कह सकते हैं। कैसी कह सकते हैं? मरूदभिद कह सकते हैं, कांटेदार कह सकते हैं, या झाड़ी नुमा भी कह सकते हैं, और इसी को कहा जा सकता है जीरोफाइट्स। इसी को हम लोग कह सकते हैं जीरोफाइट्स की बात कर सकते हैं। एक यहां पर आता है भूमि अपर्दन, कि इस क्षेत्र में भूमि का अपर्दन कैसे होता है, किन कारणों से? तो याद रखना, वायु द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक भूमि का अपर्दन किसके वजह से होता है? वायु के द्वारा। और पूछा जाए कि भाई कब होता है सबसे ज्यादा, तो ग्रीष्म काल में। सबसे ज्यादा कब होता है? ग्रीष्म काल के अंदर। और कौन से महीनों में? अपने मई और जून माह के अंदर। यदि ऐसा पूछा जाए कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है? एक तो यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु होती है ना, वहां पर मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है हवाओं के द्वारा। गुरुजी ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी, अब इसको समझना होगा, इस रेतीली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता कैसी होती रहे? जल ग्रहण क्षमता सबसे कम, रेतीली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। गुरुजी ये क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? हाँ जी, बताता हूं लास्ट में। इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या होती है? सबसे कम। अब आपको लगता होगा गुरुजी इस रेतीली मिट्टी में तो कितना भी पानी डाल दे तो सोख लेती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता तो क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और आप कह रहे हो कम, लेकिन भाई ये मिट्टी खुद पानी नहीं सोखती। एक चीज देखो, यदि मिट्टी पानी ज्यादा सोखती तो क्या यहां पर वाष्पीकरण की दर इतनी तगड़ी है, क्या 5 मिनट में वो मिट्टी सूख जाती? नहीं है ना इतनी। तो भाई पानी आपने डाल दिया, एक टैंकर लेकर आए और रेत के टीले में डाल दिया, 5 मिनट के बाद देखो सूख गया। इतना तगड़ा वाष्पीकरण है क्या कि 5 मिनट में सूख जाए? इतना तगड़ा वाष्पीकरण होता तो कायलाना झील जो ना, वो तो होती ही नहीं है अपने यहाँ। गढ़सीसर झील जैसलमेर में है क्या?
वो तो होती ही नहीं भाई अपने यहाँ। फलोदी झील है क्या, वो तो होती ही नहीं अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ तो पानी सूख जाता है 2 मिनट में। इसका मतलब है कि गुरुजी पानी इतना जल्दी नहीं सूखता है। तो पानी यदि मिट्टी पानी ज्यादा सोखती तो उसमें नमी की मात्रा लंबे समय तक टिकती। तो पानी गया कहाँ, तो पानी गया कहाँ भाई, ये जो अपनी बालू मिट्टी जो है ना, रेतीली मिट्टी, इसके कण मोटे होते हैं और बारिश होने पर उन कणों के माध्यम से कहाँ चली जाती है, पानी नीचे चला जाता है। इसका प्रभाव भी आगे देखेंगे। तो जलग्रहण क्षमता तो क्या है, सबसे कम। और एक इसकी आती है संगठन क्षमता। संगठन क्षमता ये भी क्या होती है, कम होती है। संगठन क्षमता का मतलब है जब हम लोग खेती करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, तो कई खेतों में लाल मिट्टी काली मिट्टी देखना, बड़े बड़े ढीम निकलते हैं। ढीम बोलते हैं क्या, डगड़ा, ढीम डगड़ा वह निकले हैं। तो वो इसलिए निकले हैं, वह क्यों निकले हैं, क्योंकि वो जो मिट्टी है उसकी संगठन क्षमता तगड़ी है और वो जुटी हुई रहती है। अपनी बालू मिट्टी की बात करें, हाथ दो, मुट्ठी में लो और एक दाना गिरा लो चाहिए, अर्थात एक कण अलग अलग संगठन क्षमता है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में जब पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा चलती है तो उसको अपने साथ उड़ा लेती है। तो कारण है एक तो यहां पर रेतीली मिट्टी का होना, रेतीली मिट्टी का होना और शुष्क जलवायु। इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में तो फिर भी मिट्टी गिल्ली हो जाती है, इसलिए उड़ती नहीं है, शुष्क जलवायु है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। हो गई इतनी सी बात। चलो एक बार यहां तक तो लिखो, फिर आगे लिखेंगे। अब लिखोगे विस्तार के जिले। एसी भाई लाइट नहीं है शायद, नहीं ना, होती तो चला देंगे बेटा, चला रहे हैं। हाँ जी, लिखो विस्तार के जिले 12। विस्तार के जिले कितने हैं, 12। लिखाऊं क्या नाम, गंगानगर, विस्तार के जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। हो गए, हो गए ना भाई, 12 हो गए ना पूरे, ठीक है। कम रह गया तो और जोड़ देंगे, कम नहीं पढ़ना चाहिए, बस ज्यादा ठीक है, कम नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लिखोगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। अभी तो टॉपिक आएगा, टॉपिक बाकी है आगे, अभी कहां से। इसका उपविभाजन करेंगे तब आएगा बालों का स्तूप। तो हाँ जी, क्षेत्रफल लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है क्षेत्र, प्रतिशत में पूछे क्षेत्र कितना है तो 61.11%। 61.11%। जनसंख्या 40%, सब लगभग है ये, लगभग 40%, लगभग 40%। वर्षा 20 से 50%, सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी 20 से 50 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाँ जी, इतनी होती नहीं है, ये औसत पूरे साल की है। तो सर्दियों की, गर्मियों की, बारिश की मिला मिलो के 20 से 50 बोला है। 21 भी हो जाए, 22 भी हो जाए, तो कहीं पर 50 भी, जैसे बाड़मेर में एक वो है,
पिपलूद, कौन से महादेव का मंदिर वहां? हल्देश्वर महादेव का मंदिर, वहां इससे ज्यादा भी होती है। कवास में एक बार ऐसी हुई थी बारिश की, बाढ़ आ गई थी। जोधपुर में बाढ़ आई हुई है। हाँ, एक दिन ऐसे पढ़ रहा था पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, तो उसमें था कुछ सीवरेज सिस्टम को लेकर के आर्टिकल था, तो शायद 1993 का उल्लेख था कि 1993 के अंदर जोधपुर में बाढ़ आ गई थी, ऐसा कुछ था। तो अपने यहाँ बाढ़, पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आना चौंकाने वाली बात नहीं है। 5 दिन बारिश हो जाए बाढ़ आ जाएगी, 3 दिन दबा के बारिश हो जाए बाढ़ आ जाएगी। इसके रीजन कुछ हो रहे हैं, अभी उसको भी पढ़ेंगे। लिखोगे नेक्स्ट, मिट्टी। मिट्टी, रेतीली या बालू मिट्टी। मिट्टी रेतीली या बालू मिट्टी, और इस रेतीली या बालू मिट्टी को अंडरलाइन करके लिखना, जल ग्रहण क्षमता सबसे कम। इसमें सिरोही नहीं है बेटा, जल ग्रहण क्षमता सबसे कम। अब हो रहा है, अब तो 17 जिलों में है, अब तो अजमेर में भी हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है, अलवर में भी हो रहा है। अभी एचएम सक्सेना की बात करें ना, उसने कितने बताए हैं? 12। एचएम सक्सेना ने 12 बताया। अब कहेंगे गुरुजी पश्चिमी मरुस्थल में 13 जिले आते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में जिले आते हैं 17, लेकिन एचएम सक्सेना ने कितने बताए हैं? हम पढ़ किसको रहे हैं? तो अब यहां पे सिरोही नहीं जोड़ सकते, कई जोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हम पढ़ी एचएम सक्सेना का वर्गीकरण रहे हैं, उसने तो बताए 12 हैं, हम अपनी तरफ से क्यों जोड़ेंगे? जब एक पार्ट आता है मरुस्थलीकरण, तब कह देंगे कि भाई पहले इतने में था, अब इतने में हो गया। एचएम सक्सेना ने कितने बताए थे? 12। अब राजस्थान में चाहे 18 में हो, फिर भी हम क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में? ये दोनों अंतर चीजों को समझना है। तो एक तो जलग्रहण क्षमता सबसे कम, और एक संगठन क्षमता सबसे कम। संगठन क्षमता सबसे कम बालू मिट्टी या रेत मिट्टी की है, संगठन क्षमता सबसे कम। उसके बाद है अर्थव्यवस्था। पशुपालन एवं कृषि कार्य आधारित। पशुपालन एवं कृषि कार्य आधारित। पशुपालन एवं कृषि कार्य आधारित। और इस पशुपालन एवं कृषि कार्य को अंडरलाइन करके लिख देना, प्राथमिक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक आर्थिक क्रिया। हो गया। उसके बाद लिखना कृषि, कि इस पश्चिमी राजस्थान में कृषि कैसी होती है। कृषि, एक तो लिखोगे मिश्रित कृषि, एक तो हम कह सकते हैं मिश्रित कृषि, और मिश्रित कृषि के आगे लिख देना पशुपालन प्लस कृषि कार्य, कि जब पशुपालन और कृषि कार्य दोनों एक साथ होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। और अपना ऐसा ही होता है, जो खेती करता है उसके घर में गाय भैंस भी होती हैं, तो उस खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती। उसके बाद है विरल कृषि। एक हो जाएगी विरल कृषि, और विरल कृषि के आगे कोष्टक में लिखना क्षेत्र अधिक व जनसंख्या कम, कि क्षेत्र अधिक और जनसंख्या कम होने पर जो खेती की जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विरल कृषि। क्षेत्र अधिक व जनसंख्या कम। क्षेत्र अधिक व जनसंख्या कम। एक लिखना कृषि में, लिखना यहां खरीफ की फसल सर्वाधिक होती है। ठीक है भाई, कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट्स वाले जीने नहीं देते फिर बेटा, ये भी खा जाते हैं। हाँ, उसके बाद लिखोगे, क्योंकि फिर वो कहते हैं हमें हमारे पे ध्यान नहीं देते हो, फिर वो कमेंट्स यहाँ नहीं जाते, आगे जाते हैं।
ये समस्या है। तो हमें तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है। थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा कि गुरुजी हमें आपको भी ध्यान में रखना पड़ता है, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, बीच में नींद नहीं आए इसलिए बीच में थोड़ा सा हमें टोकना भी पड़ता है आपको, है ना, क्योंकि सब एक जैसे बच्चे नहीं हैं, तो हमें तो सबका बैलेंस रखना पड़ता है ना। ठीक है भाई, जैसे कई एक चार बच्चे सोने लग गया बच्चा, उसको क्या करें, उसको भी जगाना जरूरी है। कई पढ़ते पढ़ते से बोर हो जाते हैं, फिर उसको बीच में कुछ थोड़ा सा ऐसा सब चीज़ है ना। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, मत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करो, जीने नहीं देते। लिखो नेक्स्ट, कृषि में लिखना, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए यहां, भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए यहां मूंग मोठ, मूंग मोठ, मूंग मोठ कोष्टक में लिखना मटर प्रजाति, मटर प्रजाति कोष्टक बंद बोई जाते हैं, बोए जाते हैं, बोए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट लिखोगे भाई वनस्पति, वनस्पति मरुदभिद कांटेदार झाड़ीनुमा, मरुदभिद कांटेदार झाड़ीनुमा। वनस्पति कैसी है, मरुदभिद कांटेदार झाड़ीनुमा। और इन तीनों को अंडरलाइन करके लिख देना जीरोफाइट्स, मतलब साइंटिफिक रूप से इसको जीरोफाइट्स कहते हैं ना, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट लिखना भूमि अपर्दन, भाई इस क्षेत्र में भूमि अपर्दन कब, किससे और क्यों होता है। भूमि अपर्दन, एक तो लिखना कारक, सबसे पहले तो है कारक, कारक कौन सा है, वायु, कि यहां पे भूमि अपर्दन किसकी वजह से होता है, भूमि अपर्दन पहला तो है कारक, कारक का मतलब जिसकी वजह से होता है, कारक तो क्या है, वायु। एक लिखोगे सर्वाधिक, ये सर्वाधिक कब होता है, मई जून, सर्वाधिक कब होता है, मई जून, सर्वाधिक मई जून। और एक लिखना कारण, कि कारण क्या है, कारण नंबर एक शुष्क जलवायु का होना, कारण नंबर एक शुष्क जलवायु का होना, कारण नंबर दो रेतीली मिट्टी का होना, आपके थर्ड ग्रेड का सिलेबस आ गया ना, नहीं आया, क्या कहा, ले आओ को नहीं, मैं कहां से लाऊं बेटा, ना ना अपन से नहीं बेटा, अपन तो इतना ही जानते हैं, अपन ऐसा कोई कमिटमेंट भी नहीं करेंगे कि भाई कब आता है कब नहीं आता। शाम को पूछते हैं गुरुजी एग्जाम कब होगी, पुलिस वाली, मुझे क्या पता भाई। अपन ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं, अपन अपना दिमाग अपना पढ़ाए अपने घर जाने में लगाते हैं, फालतू लगाते भी नहीं है। अपने में लगा ले, दूसरों में क्या दिमाग लगाएं। कब होगी भैया, जब होगी हो जाएगी, अपना काम पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा बस, इससे फालतू अपना दिमाग नहीं चलता है। हाँ, इससे फालतू अपना दिमाग अपने घर पे जाके चलता है। तो नंबर दो रेतीली मिट्टी, और नंबर तीन एक ये कह सकते हैं वनस्पति की कमी, एक ये कारण भी कह सकते हैं वनस्पति की कमी। हाँ जी, ये भी रीजन तो है, यदि वनस्पति ज़्यादा होती तो जलवायु आर्द्र बन जाती, पेड़ होते तो जड़ों से मिट्टी रुकी भी रहती, ये सब कारण आते हैं। चलो, एक यहाँ से आता है कि ये जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ भी आती है, बाढ़, पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आती हैं जी। कब कब आई, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो आता है ये 2016 कहां पे आई थी, कवास में,
सॉरी 2006 कवास बाड़मेर में 16 का नाम आ गया, 2006 कवास बाड़मेर में। और एक आता है बाढ़ आने का कारण क्या है, तो इसका कारण आता है यहां पर जिप्सम का जमाव। जिप्सम का जमाव, गुरुजी ये कैसे काम करता है जिप्सम का जमाव? देखो हम बात करें तो यहां से एक प्रश्न और निकल के आ गया कि राजस्थान में खनिज कौन से, इस पश्चिमी राजस्थान में खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो याद रखना यहां पर मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज हैं? अधात्विक। और इस अधात्विक में मुख्य रूप से दो नाम आते हैं, चूना पत्थर और जिप्सम। पूरे राजस्थान में कहीं, पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी चले जाओगे आपको दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चूना पत्थर और जिप्सम, कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा। अब इसकी वजह से बाढ़ कैसे आई? तो ये तो है अपना धरातल, और इस धरातल के आंतरिक भाग में सबसे पहले तो है जमाव चूने का, और दूसरे नंबर पे जमाव आता है यहां पर जिप्सम का। अब यही तो है यहां पर, यही है, इसलिए एक गड़बड़ और हो जाती है राजस्थान में। यहां पे चूना पत्थर और क्या है? जिप्सम। लेकिन जालोर में जाओ, यहां पे तो क्या मिलते हैं? ग्रेनाइट मिलती है। जालोर में क्या मिलती है? ग्रेनाइट। ये जो चूना पत्थर और जिप्सम है ये तो कैसे खनिज है? ये चट्टाने कैसी कह सकते हैं? खनिज धातु। कैसे चट्टाने हैं? अवसादी। और जो यहां पर ग्रेनाइट पाई जाती है वो कैसी है? आगन्य। ग्रेनाइट कैसे चट्टान है? आगन्य की लावा के जमने से निर्माण हुआ। इसका मतलब इस पश्चिमी राजस्थान में अवसादी चट्टाने भी हैं और आग्नेय भी हैं, दोनों हैं। आपको ऊपर मिलेंगी अवसादी और नीचे आग्नेय। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि नीचे ज्वालामुखी आया, यहां तक आके रुक गया, और ऊपर से अवसाद आ गई, मतलब ऊपर टेथी सागर नीचे समुद्र। मतलब ऐसी परिस्थितियां पूरे विश्व में बड़ी विकट, मतलब विरल स्थान ही होते हैं भाई जहां पर ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि जहां पे जहां पर अवसादी चट्टाने भी हैं और आग्नेय चट्टान दोनों एक जगह नहीं मिलती। तो ये भी अपने आप में क्या है कि भू स्मारक बन गया, और इसको बोलते हैं मालानी समूह। इसको क्या बोलते हैं? मालानी। ये जो बाड़मेर, मालानी, बाड़मेर, जालोर, ये जो क्षेत्र आता है ना जहां पर ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टाने भी हैं। तो ये अवसादी और आग्नेय चट्टानों का क्षेत्र, इसको बोलते हैं मालानी समूह। और ये भी क्या है कि भू स्मारक है। तो ये भी अपने आप ही प्रश्न बनते याद होते जाएंगे, भू स्मारक है। ऐसा यूनिक क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे चूना पत्थर भी है और जिप्सम भी पाया जाता है। जब इस क्षेत्र में बारिश होती है, जब इस क्षेत्र में वर्षा होगी, तो वर्षा होने पर रेतीली मिट्टी के द्वारा पानी को नहीं सोखा जाता, और पानी कहाँ जाएगा? चूना पत्थर के पास। इसकी विशेषता है कि पानी को पहले बहुत सारा सोखता है। चूना पत्थर का मतलब अपने घर में जो कड़ी होती ना, उसकी बात की जा रही है। वो मकान बनाते समय देखो ना, पहले पानी डालते थे, वो बहुत सारा पी लेता था पानी, और उसके बाद में रात में भिगोते थे चूना को, दूसरे दिन सुबह जब खड़े होते थे तो कड़ी तो नीचे जमी हुई मिलती थी और पानी ऊपर होता था ना। ऐसा वही कहानी इसके साथ है कि चूना पत्थर एक बार तो पानी को बहुत सारा अवशोषित करता है, और लेकिन कुछ समय के बाद, एक सीमा तक वो अवशोषित करता है, उसके बाद उसको क्या करता है? वापस छोड़ देता है। अब छोड़ेगा तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जा रहा है, जिप्सम कह रहा ना मैं नहीं जाने दूंगी, तेरी मेरी नहीं बनती है। तो कहा यहां पर जिप्सम का जमाव है तो अब पानी इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पानी कहां इकट्ठा हो गया? यहीं पर इकट्ठा। ऊपर से बारिश हो रही है और पानी इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। ये इकट्ठा होता रहता है और एक सीमा के बाद भाई कितना रहेगा नीचे? धरातल पर भी आएगा और धरातल पर भी इकट्ठा होगा, और उसको क्या बोलते हैं? बाढ़। तो यहां पर पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ का लेटेस्ट एग्जाम्पल 2006 कवास बाड़मेर। और कारण क्या है? जिप्सम का जमाव। ये इसका रीजन आता है। तो लिखे थोड़ा सा, एक लिखोगे पश्चिमी राजस्थान में बाढ़। पश्चिमी राजस्थान में बाढ़, इसमें एक तो लिखना उदाहरण, इसका एग्जाम्पल कब मिला भाई? वर्ष 2006 कवास बाड़मेर। उदाहरण तो आता है वर्ष 2006 कवास बाड़मेर। कवास बाड़मेर। और एक इसी बाढ़ में लिखना कारण।
इसका कारण क्या है? तो लिखना जिप्सम का जमाव। कारण क्या हो जाएगा? जिप्सम का जमाव। हाँ दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, एक दिखाना। हाँ ये कहानी है। ये मतलब ये जो है ना, ये जो बीच में जो पट्टी है ये तो ग्रेनाइट है ना, और ये जो पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये कैसा है? अवसादी चट्टानों का। मतलब चट्टाने है, उसके बीच में आग्नेय चट्टाने, अवसादी के बीच में आग्नेय है। अब बीच में कहां से आई भाई? अपने आप में सोचने वाली बिंदु है। अब पता नहीं क्यों आया। इसका मतलब राजस्थान की भूगर्भिक संरचना बड़ी खतरनाक है, और खतरनाक है इसलिए इसको क्या बना दिया गया? भू स्मारक। मैं आग्नेय चट्टानों में बनता तो ग्रेनाइट का उत्पादन तो कहां होना चाहिए था? अरावली क्षेत्र में, खेतड़ी झुंझुनू में भी होना चाहिए था, हमारे भी होना चाहिए था। हमारे तो है ही नहीं ग्रेनाइट। जालोर में है, जालोर में जालोर है किसका हिस्सा? पश्चिमी मरुस्थल का। यहाँ तो अवसादी चट्टाने, चूना पत्थर ये होना चाहिए था, ग्रेनाइट होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी यहाँ पर। इसका मतलब कुछ तो यूनिक खास बात है, बस वही बात है, इसलिए इसको भू स्मारक कह दिया गया मालानी समूह को। चले आगे जी, आगे देखो भाई, अब अगली चीज क्या आती है? अब ये तो हमने पश्चिमी मरुस्थल का एक सामान्य सा परिचय पढ़ा है कि पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कितने भाग में है, सामान्यतः यहाँ वर्षा कितनी होती है, सामान्यतः वनस्पति कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी है, लोगों की अर्थव्यवस्था कितनी है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्र कितना है, सामान्य सा वर्गीकरण पढ़ा। लेकिन जब हम इसको और पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे अंतर हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर ये जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, अब हम लोग करेंगे इसका उपविभाजन। तो नेक्स्ट आ जाता है पश्चिमी राजस्थान का उपविभाजन। पश्चिमी राजस्थान का उपविभाजन। अब क्या कहा गया? देखो, यह माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है, और ये जो रेखा है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये क्या है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और इसके पश्चिम वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल। खनिज नहीं लिखवाया क्या आपको? मैंने चलो लिखवा दूंगा बेटा ना, पश्चिमी मरुस्थल। और इस पश्चिमी मरुस्थल में कहा गया कि भाई यहां से इस प्रकार से एक रेखा गुजरती है, और ये जो रेखा है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने इस पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। नंबर एक जो भाग है इसे कहा जाता है रेतीला, या इसे कहा जाता है महान, या इसे ही कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा, किसकी बात करें कि रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है? तो जवाब क्या आएगा? 25 से। और राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कितने से? 50 से। और ये जो पार्ट है दूसरा नंबर 2 है, और इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो ये आपसे चित्र भी बनवाऊंगा, पहले लिखोगे ये कि पश्चिमी राजस्थान में खनिज, हाँ लिखवाता हूं बेटा, पश्चिमी राजस्थान में खनिज। पश्चिमी राजस्थान में खनिज। डैश अधात्विक खनिज। खनिज तो कौन सा है? अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज के साथ लिख देना भाई चूना पत्थर और जिप्सम। लिख लिया? चलो अब आ जाओ, अब लिखोगे पश्चिमी राजस्थान का उपविभाजन, और ये चित्र बना लो, काम करेगा ये। फिर एक पार्ट को लिखवाऊंगा।
अगस्त की बात है क्या कवास वाली? 21 अगस्त की रात को नहीं, कुछ बच्चे ने कुछ प्रश्न पूछा था, उसकी डिटेल देख रहा था और भी कि भाई कुछ अच्छी चीज मिल जाए, है ना, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप सोचो कि भाई बिना पढ़े काम हो जाता तो नहीं। – 2017 में भी आया था कि गुढ़ामला नहीं, धोरीमना क्षेत्र में थी क्या? कोई है क्या बाड़मेर का? लिखवाऊं तो क्या बेटा इसको? 2017 में भी ऐसी घटना घटी थी क्या धोरीमना और गुढ़ामला क्षेत्र में? बाढ़ की स्थिति हुई थी क्या? एक न्यूज है कि 11 साल पहले बाढ़ की तबाही झेल चुके बाड़मेर जिला एक बार फिर बारिश के पानी की चपेट में है और सेना और एनडीआरएफ की टीम आ गई थी। एरिया था धोरीमना और गुढ़ामालन क्षेत्र। – 2017 की डिटेल है कुछ। बन गया भाई चित्र? हाँ जी, आगे बढ़े, बढ़े क्या आगे? चलो आ जाओ। अब पश्चिमी मरुस्थल का उपविभाजन दो भाग हो गए, एक तो रेतीला महान या शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब सबसे पहले ए पार्ट की चर्चा करते हैं और ए अपना कौन सा आएगा? शुष्क मरुस्थल कह दो, रेतीला मरुस्थल कह दो या महान मरुस्थल, कुछ भी कह दो। इसकी चर्चा करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो यहां से हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है। तो सामान्यतः यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा तो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से कम। और एक यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो सामान्यतः इसका विस्तार दो जिलों के सापेक्ष सर्वाधिक है। एक है जैसलमेर और एक है बीकानेर। हाँ, कुछ भाग हम कहेंगे बाड़मेर का भी है और कुछ हिस्सा अपने जोधपुर का भी आता है। इन चार जिलों में इस शुष्क मरुस्थल का विस्तार है। अगली चीज कि ये जो शुष्क मरुस्थल है इसको हमने एक नाम दिया है रेतीला मरुस्थल। और रेतीला मरुस्थल नाम दिया गया है, इसका मतलब इसमें रेत ही रेत होगी। इसमें क्या होगी? रेत ही रेत। और जो रेत है उसको हम लोग बोलते हैं रेत के टीले होंगी तो, और रेत के टीलों को कहा जाता है बालू का स्तूप। अर्थात इस रेतीले मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूपों का विस्तार है। बालू का स्तूपों का विस्तार है भाई, समझ गए? रेत के टीलों का विस्तार है। अब इन्हीं बालू का स्तूपों के साथ कई बिंदु बनते चलते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां से आती है कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। तो बालू का स्तूपों के निर्माण में कैसे हुआ और कौन कौन सी प्रक्रिया काम करती है उसको देखें। तो पहले कैसे बने होंगे बालू का स्तूप, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन आज कह सकते हैं कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। जैसे यहां पर ये एक रेत का टीला है, हो गया यहां तक, आगे कुछ भी नहीं, सिर्फ यहां तक रेत का टीला है। और जब इस पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा चलेगी तो उसके द्वारा यहां से मिट्टी का कटाव होगा कि नहीं, और ये मिट्टी का कटाव करने के बाद ये हवा आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे हवा धरातल के साथ आगे चलती है, धरातल के साथ घर्षण करती है, उसकी स्पीड कम होती है। जब हवा तेज चलती है तो उसके द्वारा भूमि को कटाव करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, तो वो अपने साथ ज्यादा मिट्टी को उड़ाकर चलती है।
लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगी हवा की स्पीड कम होती जाती है और इसके द्वारा उड़ाकर लाई गई जो मिट्टी है, वो मिट्टी ये अपने साथ जो लाई थी उसको क्या कर दिया, इसने धरातल पर वापस से डाल दिया। ऐसा ही तो होता है। तो अब इसका मतलब है कि बालू का स्तूप जो पहले यहां तक था, अब नया बालू का स्तूप का निर्माण यहां हो गया कि नहीं हो गया। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया आती है, तो निर्माण में सबसे पहले तो होता है अपर्दन, कि मिट्टी का क्या होना चाहिए, अपर्दन। तो सबसे पहले तो काम करता है अपर्दन और उसके बाद मिट्टी का निक्षेप, की हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव करना। तो पूछे कि बालू का स्तूपों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अपर्दन और निक्षेप। एक यहीं से शब्द आता है मरुस्थल मार्च, एक शब्द आता है मरुस्थल मार्च। इसी चित्र में देखो, यहां से यह तो कंफर्म हो गया कि पहले बालू का स्तूप यहां तक था और अब यह बालू का स्तूप यहां चला गया, अर्थात बालू का स्तूपों का प्रसार हुआ है। बालू का स्तूप का प्रसार हुआ तो रेगिस्तान का प्रसार भी हुआ। तो मरुस्थल मार्च का मतलब है बालू का स्तूप या रेगिस्तान का प्रसार होना, प्रसार होना या आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, यह क्या कहलाता है, मरुस्थल मार्च कहलाता है। और इस मरुस्थल मार्च के लिए एक प्रसिद्ध गांव आता है, जिस प्रसिद्ध गांव का नाम है नाचना गांव जैसलमेर। नाचना गांव जैसलमेर, यहां तक लिखो, बाकी आगे देखेंगे। अब नंबर 1, 17 जालोर में भी बाढ़ आई थी, बहुत बढ़िया। मैं 17 में बाढ़ आई है ये। अब प्रश्न बन सकता है, जैसे कुछ चीजें पढ़ी तो नई बातें और निकल के आ गई। 17 में गुढ़ा मलानी, दोरा मना, साचोर, इन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। एनडीआरएफ की टीम आई थी। पूछ लेना कहां पर बाढ़ आई, तो ध्यान रखना भाई, है ना। इन चीजों को लिख लिया करो कॉपी के ऊपर, 2017 ऐसा। चलो अब पहला पार्ट है ए, शुष्क मरुस्थल। अब पहला पार्ट है शुष्क मरुस्थल। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। विस्तार, इसका विस्तार कहां पर है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो अब याद हो गया ना, वीसी मिश्रा वाला शुष्क मरुस्थल बताया था ना, इसका मतलब कौन सा क्षेत्र है, यही पार्ट है, जैसलमेर, बीकानेर, कुछ हिस्सा जोधपुर, बाड़मेर वाला। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। हाँ भाई, इसमें ना, इसमें गंगानगर नहीं आएगा बेटा। एक लिखना, यह रेतीला मरुस्थल है। तीसरी लाइन है, यह रेतीला मरुस्थल है, यह रेतीला मरुस्थल है। अब रेतीला मरुस्थल है तो इस रेतीले मरुस्थल को अंडरलाइन करके लिखना, यहां बालू का स्तूपों का विस्तार है। रेतीला मरुस्थल है इसलिए यहां पर क्या है, बालू का स्तूपों का विस्तार, बालू का स्तूपों का विस्तार है, बालू का स्तूपों का विस्तार है। और अब लिखना नेक्स्ट है बालू का स्तूप, और बालू का स्तूपों की डिटेल पढ़ेंगे बाद में बहुत सारी। अब बालू का स्तूप और उसको अंडरलाइन कर लेना भाई, बालू का स्तूप विस्तार है, तो बालू का स्तूपों के बारे में क्या क्या है। तो नेक्स्ट है बालू का स्तूप और डैश। बालू का स्तूपों में पहली लाइन निर्माण, निर्माण कैसे हुआ, निर्माण डैश अपर्दन और निक्षेप, कि अपर्दन और निक्षेप से निर्माण होता है। निर्माण में अपर्दन और निक्षेप। इसी बालू का स्तूप में दूसरी लाइन है मरुस्थल मार्च, मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च में लिखोगे बालू का स्तूपों का या रेगिस्तान का,
बालू का स्तूपों का या रेगिस्तान का आगे बढ़ना या विस्तार होना। बालू का स्तूपों का या रेगिस्तान का आगे बढ़ना या विस्तार होना, ये क्या है? मरुस्थल मार्च। और इसी मरुस्थल मार्च में लिखना प्रसिद्ध गांव। प्रसिद्ध गांव कौन सा है? नाचना गांव जैसलमेर। नाचना गांव जैसलमेर। नाचना गांव जैसलमेर। और कॉपी के ऊपर लिखना भाई 2006 कवास बाड़मेर वाला एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया। 2007 गुढ़ामलानी 2017 गुढ़ामलानी दोहरी मना सांचोर बाढ़ आई थी। हाँ जी जी लिखने हैं, पूछ ले कि भाई यहां पर बाढ़ कब आई, पूछा कवास बाड़मेर में बाढ़ कब आई थी। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। 2006 में बाढ़ कहाँ आई, ऐसा प्रश्न भी आया है। तो 17 लेटेस्ट है। और अब इस बार कोई आ जाएगी तो बन सकता है, मतलब हमारे आसपास की घटनाएं तो आती हैं एग्जाम में। हाँ जी कहाँ? हाँ 17 वाली ज्यादा चर्चा में है। 17 वाली ज्यादा चर्चा में है। 15 वाली इतनी तगड़ी नहीं थी, 17 वाली ज्यादा थी। चलो बाकी 15 मिनट के बाद। ओके।